दोस्तों यह सच्ची घटना मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम दामू था, जिसकी उम्र 55 साल थी। वह एक बिजनेसमैन थे। दोस्तों इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है और जिसका नाम हरी होता है। हरी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के कामों में हाथ बटाया करता था। दोस्तों दामू की पत्नी का बहुत साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। अब घर में दामू और उसका बेटा हरी ही रहा करते थे और दोस्तों यह अपना बिजनेस अच्छे से चलाया करते थे। दोस्तों फिर जो दामू होता है वह अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगता है। वह अपने सभी रिश्तेदारों से कहता है कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद ही उनके घर में एक रिश्ता आता है और फिर दामू उस लड़की को देखने के लिए उसके घर जाता है। दोस्तों उस लड़की का नाम रोशनी होता है। दोस्तों रोशनी देखने में बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लड़की थी। दोस्तों उसकी उम्र 19 साल थी। दोस्तों रोशनी के जो गांव के लड़के थे और उसके पड़ोस के लड़के थे वह रोशनी पर काफी मर मिटा करते थे और लेकिन रोशनी किसी को भाव नहीं दिया करती थी। दोस्तों जब दामू रोशनी को देखते हैं तो वह एक ही नज़र में रोशनी को पसंद कर लेते हैं और उसके हाथों में 5000 रुपए देकर कहते हैं, बेटी आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और आज से तुम हमारे घर की बेटी हो। दोस्तों इतना कहकर दामू वहां से आता है और अपने बेटे की शादी की तैयारी करना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद ही जो हरी होता है वह रोशनी के साथ शादी करके उसे अपने घर लाता है। दोस्तों फिर इधर शाम के टाइम जितने भी रिश्तेदार होते हैं वह खाना पीना खाते हैं और इतने में ही 11 बजे का समय हो जाता है। फिर जो हरी के दोस्त होते हैं वह हरी को उसके कमरे में छोड़ देते हैं और दोस्तों जब हरी अपने कमरे में जाता है तब उसकी जो पत्नी रोशनी होती है वह बेड पर बैठी हुई होती है। दोस्तों हरी जाता है और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और दोस्तों वह अपनी पत्नी का चेहरा देखते ही बेहद खुश हो जाता है और दोस्तों वह अपनी पत्नी को कहता है, वास्तव में तुम बेहद ही खूबसूरत हो। मेरे पिता ने तो एक चांद का टुकड़ा लाकर मुझे दे दिया है। दोस्तों उसकी पत्नी भी हरी को देखकर काफी खुश होती है और दोस्तों यह लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं और दोस्तों इसी तरह से करते करते इन्हें 2 घंटे का समय बीत जाता है और दोस्तों फिर जो हरी होता है वह अपनी पत्नी के एक एक कपड़े करके पूरे निकाल देता है। फिर वह उसके साथ सुहाग रात मनाना शुरू कर देता है। दोस्तों वह अपनी पत्नी रोशनी के साथ इतने दर्दनाक, इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह हरी से बेहद ही खुश होती है। दोस्तों इसी तरह से फिर सुबह हो जाती है और सुबह फिर हरी के घर में जितने मेहमान और जितने रिश्तेदार होते हैं वह सब अपने अपने घर जाने की तैयारी बनाने लगते हैं और दोस्तों फिर वह लोग खाना पीना खाकर अपने घर जाते हैं। इधर दोस्तों शाम हो जाती है। जो रोशनी होती है वह खाना बनाती है और खाना पीना खाकर वह दोस्तों अपने कमरे में जाकर हरी का इंतजार करने लगती है। दोस्तों फिर हरी जाता है और अपनी पत्नी के साथ दोस्तों संबंध बनाता है। वह एक दूसरे में खो जाते हैं। दोस्तों फिर अगले दिन से जो हरी होता है वह अपने पिता के कामों में लग जाता है और दोस्तों वह अपने पिता का हाथ बटाने लगता है। दोस्तों इसी तरह से करते करते 6 महीनों का समय गुजर जाता है और दोस्तों एक दिन जो हरी होता है वह काम करके दोस्तों आ रहा होता है और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों दर पर ही उसकी मौत हो जाती है और दोस्तों जब वहां पर इसकी आईडी कार्ड निकाल कर देखा जाता है तब यह पता चलता है कि यह दामू सेठ का लड़का हरी है। दोस्तों फिर दामू सेठ के पास फोन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों फिर जैसे ही दामू अपने बेटे की ऐसी खबर को सुनता है दोस्तों वह पागल सा हो जाता है और अपनी बहू को भी इस बात की जानकारी देता है। दोस्तों उसकी बहू जब यह सुनती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है वह भी चीखने और चिल्लाने लगती है। जो दामू होता है वह अपनी बहू को लेकर जहां उसके बेटे का एक्सीडेंट होता है वहां पर जाते हैं और दोस्तों जब रोशनी देखती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है
तब दोस्तों वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और दोस्तों फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और उस लाश का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इसमें अब कोई कर भी क्या सकता है। दोस्तों उस लड़के का तो एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों जो दामू होता है वह अपनी बहू को तसल्ली देता है कि बेटा अब हम लोग इसमें कर भी क्या सकते हैं, यह तो एक एक्सीडेंट है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों फिर अगले दिन जब लाश आती है उस लाश का ये लोग क्रियाक्रम करते हैं। दोस्तों क्रियाक्रम करने के बाद जो दामू होता है वह अपनी बहू को आश्वासन देता है, समझाता है कि बेटी क्या करोगी, अब जो होना था वो हो गया, अब अच्छे से रहो। दोस्तों फिर इसी तरह से जब 2 महीने का समय बीत जाता है तब दोस्तों इसकी जो बहू होती है वह भी अब अकेली पड़ जाती है। उसको भी अकेलापन महसूस होने लगता है। घर दोस्तों काट खाने को दौड़ने लगता है। अब यह करे तो क्या करे। अब दामू जब अपनी बहू की ऐसी स्थिति को देखता है तब दामू एक दिन अपनी बहू के पास जाता है और बैठता है कि बेटी अब तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे सब काम को बेटा ही संभालता था, अब मैं क्या करूँ। अब तुम मेरे काम में हाथ बटाओ और जितना बिजनेस है अब सब कुछ अब तुम संभालो, तुम्हें ही सब कुछ करना है क्योंकि मेरी उम्र भी अब हो रही है, अब मुझसे ज्यादा काम भी नहीं होता। दोस्तों इतने में ही जो रोशनी उसकी बहू होती है वह कहती है ठीक है बाबूजी। वह अगले दिन से ही दोस्तों वह उसके फैक्ट्री में ऑफिस में जाने लगती है और दोस्तों धीरे धीरे वह पूरे काम को समझ लेती है और वह भी यह भी जानने लगती है कि इस बिजनेस में इनको कितना फायदा होता है, कितना घाटा होता है, कितना रोज पैसा आता है और कितनी इनकम होती है। दोस्तों जब लगातार वह 6 महीने तक रोज काम पर जाती है तब दोस्तों वह पूरे टर्नओवर का हिसाब जब उसको मिलता है तब दोस्तों वह पूरी जानकारी ले लेती है और समझ जाती है कि इस बिजनेस में तो जो मेरे ससुर जी हैं वह कितना कमाते हैं और इनको कितना पैसा मिलता है। दोस्तों अब उसके मन में लालच आ गई थी। अब वह सोचने लगी कि काश यह बिजनेस अब मेरा होता, जो इनका जितना भी बिजनेस है काश ये सब अब मेरे नाम हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। दोस्तों फिर वह इसी बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि अब तो हमारे घर में कोई है नहीं, मेरा ससुर है, अगर मैं अपने ससुर को लुभाकर अपनी ओर आकर्षित कर लूं तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है या जितना बड़ा बिजनेस है यह सब मैं अपने नाम करा सकती हूं। दोस्तों फिर वह अपने फैक्ट्री से जब घर जाती तब दोस्तों वह शॉर्ट कपड़े पहनती, दोस्तों वह छोटे छोटे कपड़े पहनती और अपने ससुर जी के सामने दोस्तों वह आपत्तिजनक हालत में इधर उधर घूमने लगती कि मेरे ससुर जब मुझको देखेंगे मुझ पर आकर्षित होंगे तब मैं इसी वजह से उनका जितना बिजनेस है सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। दोस्तों वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने ससुर के पास कटोरी में तेल लेकर जाती, उनके पैरों की मालिश करती और दोस्तों उनके गर्दन की मालिश करती कि मेरे जो ससुर हैं मुझको देखकर अट्रैक्टिव हों, मुझे देखकर पसंद करने लगें और मेरे साथ छेड़खानी करें, इसी से यह बिजनेस मैं अपने नाम करवा लूंगी। दोस्तों फिर जब इससे इसका काम नहीं हो रहा था, उसका ससुर जो है इसको देखकर कोई रिस्पॉन्स, कोई भाव ही नहीं दे रहा था, तब दोस्तों एक दिन यह फैक्ट्री में ही बैठे बैठे सोचती है कि क्यों ना अब दूसरा तरीका अपनाया जाए जिससे ससुर जी को अपने वश में किया जाए। दोस्तों फिर वह लौटते वक्त मेडिकल जाती है और दोस्तों वहां से दोस्तों शक्तिवर्धक गोलियां लेती है और शाम को दोस्तों वह अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और उसी चाय में 2-3 शक्तिवर्धक गोलियां दोस्तों मिला देती है और मिलाने के बाद वह अपने ससुर को चाय पिलाती है। चाय पिलाने के बाद दोस्तों वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने ससुर के पैरों की मालिश करने लगती है। दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में जो उसका ससुर दामू होता है वह उत्तेजित हो जाता है और अपने जो बहू होती है वह उसके कपड़ों को और उसको देखकर दोस्तों वह इतना आकर्षित होता है कि उसे अपने ऊपर खींच लेता है और दोस्तों वह उसके कपड़े निकालने लगता है। रोशनी होती है वह इतराज भी नहीं करती और दोस्तों वह अपने ससुर का भरपूर साथ देती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों जो दामू होता है वह भी कई सालों का बिछड़ा हुआ होता है, वह भी कई सालों से भूखा हुआ होता है क्योंकि उसकी पत्नी को मरे हुए काफी साल हो गए थे। इसीलिए दामू अपनी पत्नी के साथ बेहद ही अच्छे तरीके से और बेहद ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है जिससे उसकी बहू को
चरम सुख की अनुभूति हो जाती है। दोस्तों, अब जो उसकी बहू होती है वह अपने ससुर से काफी इम्प्रेस हो जाती है और इसी तरह से 2-3 महीने तक लगातार इनका ये खेल चलता रहा। लेकिन दोस्तों, जो रोशनी होती है वह अपना दांव पेच तो काफी खेलती है कि मेरे ससुर अब मेरे साथ संबंध भी बनाने लगे, लेकिन प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर नहीं रहे हैं। दोस्तों, उसका जो ससुर दामू होता है वह भी बहुत होशियार था और अपनी बहू से कहता था कि बहू तुम परेशान मत हो, मैं के कुछ दिनों का तो मेहमान हूँ, मेरे मरने के बाद तो ये जितनी प्रॉपर्टी, ये जितना हमारा बैंक बैलेंस है वह सब तो तुम्हारे नाम ही हो जाएगा, अभी से तुम्हारे नाम करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, जब रोशनी को उसका ससुर ऐसी बातें करता है तब रोशनी कहती है कि मैंने अपना तन मन सब कुछ तो इसके ऊपर वार दिया, लेकिन ये बुढ़ा अब अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, यही सब बैठकर वह एक दिन ऑफिस में सोचती है। सोचते सोचते उसके मन में दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आता है। फिर वह सोचती है कि क्यों ना इसे मैं आज मौत के घाट ही उतार देती हूँ। दोस्तों, फिर वह मेडिकल जाती है और दोस्तों वह कुछ पॉइजन की टेबलेट लेती है और दोस्तों लेने के बाद वह घर जाती है और अपने ससुर के लिए चाय बनाती है। चाय में ही वह पॉइजन को मिला देती है और अपने ससुर को पिला देती है। दोस्तों, चाय पीने के बाद जो उसका ससुर होता है वह तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देता है और अपने फैक्ट्री के लिए दोस्तों यह चली आती है। दोस्तों, फिर वह वहां पर जब पहुंचती है तब सोचती है कि यार मेरा ससुर तो मर गया होगा, कोई पड़ोसी अगर मेरे घर में जाएगा तब बताएगा कि तुम्हारे जो ससुर जी हैं उनका हार्ट अटैक हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फोन नहीं करता, ना ही उसके घर में कोई जाता है। फिर दोस्तों, जो रोशनी होती है वह सोचती है कि यार कल शाम का मेरा जो ससुर है वह मरा पड़ा है, मुझे अब घर चलना चाहिए। दोस्तों, फिर वह दोपहर में ही लंच के समय घर के लिए चली आती है और दोस्तों घर आकर वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, वह उसकी आवाज सुनकर जो पड़ोसी और आसपास के लोग होते हैं वह दौड़कर रोशनी के घर पर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वह बताती है कि मेरे जो ससुर हैं, मैं तो फैक्ट्री पर थी, अभी आकर देखी तो इनका हार्ट अटैक आया हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, फिर उसी में से एक पड़ोसी तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आती है, उस लाश का पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भेज देती है और जो पुलिस वाले होते हैं वह रोशनी से पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ थी, तुमने अपने ससुर को अकेला क्यों छोड़ा। तब वह बताती है कि जो हमारा पूरा बिजनेस है मैं उसी को संभाल रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह ही फैक्ट्री चली जाती हूँ। जब वहां से मैंने आकर देखा तब मेरे ससुर जी बेड पर मरे पड़े हुए थे। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें अलग सा ही खुलासा होता है। उसमें पुलिस वालों को यह पता चलता है कि दामू को जहर देकर, पॉइजन देकर मारा गया है। दोस्तों, फिर 2 से 3 दिनों का जब समय गुजर जाता है तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई को फिर से शुरू करते हैं और वह रोशनी के मोहल्ले में आते हैं। उनके आस पड़ोस वालों से पूछने लगते हैं कि रोशनी और दामू का जो रिश्ता था वह कैसा था। तब वह लोग बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही इसके बेटे का एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई है। अब यह लोग बड़े प्यार से ही रहा करते हैं और वैसे दामू की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। दोस्तों, अब जो पुलिस वालों का शक होता है रोशनी पर ही जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यह इतना बड़ा आदमी था, इसकी इतनी प्रॉपर्टी थी और इसकी बहू ही इसके घर में रहती है, वही शायद ऐसा की होगी। दोस्तों, फिर पुलिस वाले रोशनी को पकड़ते हैं और उसे थाने लेकर जाते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब महिला कांस्टेबल रोशनी पर कड़ाई से पूछताछ करती है तब जो रोशनी होती है वह सहन नहीं कर पाती और सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है और वह बताती है कि मेरे पति के मर जाने के बाद मेरा और मेरे ससुर से अवैध संबंध हो गया। हम लोगों का संबंध 3 से 4 महीने ही चला। फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वह सब मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि अब मैं ही हूँ और आपकी हर प्रकार से मैं जरूरतें भी पूरी करती हूँ, तो इसीलिए जितने भी बैंक बैलेंस, जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब मेरे नाम कर दीजिए। लेकिन जो मेरे ससुर थे वह मेरे साथ अवैध संबंध में थे। संबंध बनाने के बाद भी वह मुझको प्रॉपर्टी देने से मना कर रहे थे कि मेरे मरने के बाद यह सब तो तुमको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने ससुर
ससुर को रास्ते से हटा दूंगी तो सब प्रॉपर्टी की मैं मालकिन बन जाऊंगी, इसीलिए मैंने अपने ससुर को जान से मार दिया। दोस्तों, जब पुलिस वालों को यह जानकारी मिलती है फिर इनका केस कोर्ट में जाता है और रोशनी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत दोस्तों इसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, ठेस पहुंचाना है। समाज में घटित हो रही इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, यह घटना कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।